नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारे अतीत भाग 2 अध्याय 5 जनजातियां खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है मेल कीजिए। तो यहाँ पर हम मेल करके लिखेंगे गढ़, चौरासी, टांडा, कारवा, श्रमिक, पाइक, कुल, खेल और शिव सिंह अहोम राज्य से संबंधित हैं। इसी प्रकार दुर्गावती गढ़कटंगा से संबंधित हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो वर्गों के भीतर पैदा होती नई जातियां श्रेणियां कहलाती थी। तो यहाँ पर श्रेणियां लिखेंगे। बुरंजी अहोम लोगों लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी। यहाँ पर बुरंजी आ जाएगा। अकबरनामा ने इस बात का उल्लेख किया कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दी। अब है सही गलत बताइए। तो जनजातीय समाज के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी, ये कथन सही है। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था, ये कथन असत्य है यानी गलत है। गोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था, ये कथन भी गलत है। भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे, ये कथन भी गलत है। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 4, खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतीहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था? उत्तर है खानाबदोश पशुचारक अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। ये खेतीहर ग्रस्तों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने पशुओं के ऊपर सामान ढुलाई का काम भी करते थे। पांचवा प्रश्न है अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था? अहोम राज्य का प्रशासन निम्नलिखित तरीकों से संगठित था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। उन्हें खेल कहा जाता था। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। एक किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध पूरा होते होते अहोम प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो गया था। अहोम राज्य में सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं देते थे। दूसरे समय वे बांध, सिंचाई इत्यादि के निर्माण व सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए? उत्तर है वर्ण आधारित समाज में आए परिवर्तन निम्न है। वर्गों के भीतर छोटी छोटी जातियों का उभार, जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी और वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। कई जनजातियों व सामाजिक समूहों को जातियों का दर्जा, कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जातीय समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें नई जातियों का दर्जा दे दिया गया। शिल्पियों को जाति के रूप में मान्यता, विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जाति के रूप में मान्यता दे दी गई। जाति संगठन का आधार अब वर्ण व्यवस्था के स्थान पर सामाजिक संगठन का आधार जाति बन गई थी। एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला? तो एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज निम्नलिखित प्रकार से बदला। जनजातीय समाज ब्राह्मणों की सहायता से जाति व्यवस्था का भाग बन गया। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। प्रमुख जनजातीय परिवार, शासक वर्ग विशेषकर राजपूत वर्ग में शामिल हो गए और बहुसंख्यक जनजातीय आबादी समाज की छोटी छोटी जातियों में शामिल हो गई। ब्राह्मण लोगों ने गोंड तथा अहोम राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। जनजातीय लोगों ने प्राय हिंदू धर्म को अपना लिया, यद्यपि उन्होंने अपनी परंपराओं को भी जारी रखा। आठवां प्रश्न है क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे? उत्तर है हाँ, बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि वे घुमंतु यानी खानाबदोश व्यापारी थे और वे व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करते थे। वे एक स्थान पर उपलब्ध सस्ते सामान को खरीद कर दूसरे स्थान पर बेचते थे।
वे ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उत्पादों को अपनी बैलगाड़ियों से शहरों तक ले जाते थे। कभी कभी बाजारों को बड़े व्यापारियों द्वारा व्यापार के उद्देश्य से नियुक्त किया जाता था। वे मुगल सेना के लिए भी अनाज की आपूर्ति करते थे। नवा प्रश्न है, गोंड लोगों का इतिहास अहोमों के इतिहास से किन मायनों में भिन्न था, क्या कोई समानता भी थी? उत्तर है, गोंड तथा अहोमों के इतिहास की भिन्नताएं। गोंड गोंडवाना प्रदेश की प्रमुख जनजाति थी, जबकि अहोम ब्रह्मपुत्र घाटी में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति थी। गोंड इस उपमहाद्वीप के मूल निवासी थे, जबकि अहोम म्यांमार से आकर बसे थे। गोंड आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं जानते थे, जबकि अहोम उच्च स्तरीय बारूद और तोपों के निर्माण में सक्षम थे। गोंड स्थानांतरित कृषि करते थे, जबकि अहोम स्थानांतरित कृषि नहीं करते थे। गोंडों का राज्य अहोम राज्य से बड़ा था। गोंड राज्य बेगार पर निर्भर नहीं था, जबकि अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। गोंड राज्य मुगल राज्य में मिला लिया गया, जबकि अहोम राज्य को मुगलों ने हराया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मुगलों ने यहाँ शासन नहीं किया। गोंड तथा अहोमों के बीच समानताएं। गोंड तथा अहोम दोनों ही जनजातियां थी। दोनों ही जनजातियों ने अपने अपने साम्राज्य स्थापित किए। दोनों ही राज्यों को मुगलों ने पराजित किया। दोनों का केंद्रीकृत प्रशासन था। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।